तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में अच्छे से समझने के लिए हार्ट की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ का दूसरा नाम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी है। कोरोनरी आर्टरी हार्ट के एरोटा में प्रेजेंट होती है और हार्ट से हार्ट को ब्लड की सप्लाई इसी आर्टरी की मदद से होता है। क्योंकि हार्ट को भी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स की तरह एनर्जी एंड ऑक्सीजन की नीड होती है और यह एनर्जी और ऑक्सीजन की नीड कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट को पूरी हो जाती है। जब कोरोनरी आर्टरी में प्लेग या कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है या वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तो इसकी वजह से आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं। आर्टरीज़ की नैरो होने की वजह से हार्ट से हार्ट को ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हार्ट को इनफ ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाती है और हार्ट में पेन जनरेट होने लगता है। हार्ट में जनरेट हुए इसी पेन को एंजाइना के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मली एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। और ये सारी कंडीशन इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ कंडीशन कहलाती है। आइए अब जानते हैं कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट या कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि कॉजेटिव एजेंट की हम बात करें तो इसमें बहुत से कॉजेटिव एजेंट हैं जिसकी वजह से इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या एंजाइना पेक्टोरिस जैसी डिजीज़ हार्ट में जनरेट होती है, सच एज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, एल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज़। इसकी तरह इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज़ के भी साइन एंड सिम्टम्स हैं। ये साइन एंड सिम्टम्स तब डेवलप होते हैं या दिखने लगते हैं जब किसी हेल्दी पर्सन के हार्ट में इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या फिर एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप होती है, जैसे कि चेस्ट पेन या एंजाइना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, घबराहट होना, हाथों या पैरों में सूजन आ जाना, थकावट फील होना या फिर सोने में दिक्कत होना। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट में इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या एंजाइना पेक्टोरिस होती है तो इसे डायग्नोज कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये डिज़ीज़ कितने समय से फॉर्म हुई है या इसका क्या स्टेज है। तो इस डिज़ीज़ को डायग्नोज कराना पड़ता है और इस डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं हम कुछ मेथड से, जैसे कि ब्लड टेस्ट के द्वारा, एमआरआई के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा या एंडोकार्डियोग्राम के द्वारा। इन सब मेथड के थ्रू इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या एंजाइना पेक्टोरिस को आसानी से डायग्नोस कर लिया जाता है। जब डिज़ीज़ का डायग्नोसिस हो जाता है तब फिर इसको ट्रीटमेंट की बात की जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या एंजाइना पेक्टोरिस को कौन सी ड्रग्स हैं जो ट्रीट करती हैं। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने वाली मेडिसिन की कैटेगरी का नाम है एंटी एंजाइनल ड्रग। आर्टरीज़ में प्रेजेंट प्लेग या कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिज़ोल्व कराती हैं, जिसकी वजह से ब्लड और ऑक्सीजन लेवल दोनों ही इन्हेंस हो जाते हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग के क्लासिफिकेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होते हैं नाइट्रेट्स, जिसे 2 भागों में सब डिवाइड किया गया है। शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स के एग्जाम्पल है ग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। इसी तरीके से लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट। क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, जिसके एग्जाम्पल्स एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, मेटप्रोपोलॉल मेडिसिन हैं। थर्ड पार्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जिसके एग्जाम्पल्स है वेरापामिल, निफेडिपिन, डिल्टाइजेम, एम्लोडिपिन। पार्ट होता है पोटेशियम चैनल ओपनर या वैसोडायलेटर्स, जिसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है निकोरेंडिल। एंटी एंजाइनल ड्रग्स का लास्ट क्लासिफिकेशन या पार्ट 5 होता है अदर्स मेडिकेशन, जिसमें ऑक्सीफेड्रोइन या रेनोलाजिन मेडिसिन आती हैं। दोस्तों अब हम मेडिसिन की बात करेंगे, लेकिन अगर मैं सभी क्लासिफिकेशन के सभी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा तो वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसी को दूर करने के लिए मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। इस ग्रुप की 2 मेडिसिन बहुत ही वाइडली यूज़ की जाती हैं, जिसमें से मैं डिल्टाइजेम के बारे में आपको बताऊंगा।
चलिए अब बात करते हैं दिल्टाइजिम या दिलजिम के बारे में। बात करते हैं कि दिल्टाइजिम क्या है। तो दिल्टाइजिम का दूसरा नाम होता है दिलजिम। इसे दिलजिम नाम से ब्रांड किया गया है। यह एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल कई सारी डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी आप इस डिजीज़ को जानते हैं, और सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। इन सभी डिजीज़ को ट्रीट करने का काम दिल्टाइजिम या दिलजिम करती है। आप समझते हैं कि ये दिल्टाइजिम या दिलजिम किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है और ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कराती है। जब कार्डियक स्मूथ मसल में डीपोलराइजेशन हो रहा होता है तो उस दौरान दिल्टाइजिम या दिलजिम कैल्शियम आयन के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये कैल्शियम इनहिबिटर्स होता है, और इस तरीके से कैल्शियम आयन के फ्लो को इनहिबिट करने के कारण मायोकार्डियल लेयर में प्रेजेंट स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होता है, और इस तरीके से एंटी एंजाइनल ड्रग का असर आना शुरू हो जाता है, और इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम भी रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। जैसे सभी मेडिसिन के कुछ इफ़ेक्ट और कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे ही दिलजिम के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आइए अब जानते हैं कि दिलजिम के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं तो कौन कौन से हैं। इन्हीं में से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन से हैं, जो कि कभी कभी किसी पेशेंट में या लगभग सभी पेशेंट में एक आधे साइड इफ़ेक्ट दिख ही जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट सर दर्द होना, थकावट फील करना, इचिंग होना, स्किन में रेडनेस आना, स्टमक पेन होना, या फिर कॉन्स्टिपेशन होना, ये किसी पेशेंट में दिखता है या सभी पेशेंट में दिखता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है। दिल्टाइजिम या दिलजिम को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो इसे ओरल रूट से टॉपिकली इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। दिलजिम का ऑनसेट ऑफ एक्शन ओरल रूट के लिए 20 से 40 मिनट होता है, और आईवी रूट के लिए विदिन 3 मिनट में ही पेशेंट में इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। दिलजिम के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो लगभग ह्यूमन बॉडी में ये 2 से 5 घंटे तक रहती है, और उस दौरान ये बॉडी में एंटी एंजाइनल ड्रग के तौर पे काम करती रहती है। अब बात करते हैं कि दिलजिम का एलिमिनेशन रूट क्या है और ये कैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। तो लगभग 3 से 6 घंटे में यूरिन के थ्रू और बाइल डक्ट के थ्रू ये बॉडी से एलिमिनेट होने लगती है और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। जैसा कि आपको अभी पहले पता ही चल गया है कि दिलजिम के कई सारे फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं, या ये कह लीजिए कि ये कई सारी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसलिए दिलजिम की जो डोज़ है वो अलग अलग हो सकती है, ये वेरी करेगी डिजीज़ टू डिजीज़। एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए दिलजिम की जो डोज़ है वो 30 mg से लेके 180 mg या मैक्सिमम डोज 480 mg पर डे हो सकती है। ये बीडी या टीडीएस या ओडी जैसा कि पेशेंट की नीड हो उसके अकॉर्डिंग चलाई जाती है। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दिलजिम की जो डोज़ है वो है 180 mg से लेके 540 mg पर डे। अब ये डोज भी वेरी करेगी, और इसका जो ओडी बीडी या टीडीएस है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। इसी तरीके से दिल्टाइजिम या दिलजिम को जब हम सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं तो मोस्ट ऑफ इसको हम लोग आईवी प्रेफर करते हैं। उस टाइम दिलजिम का जो डोज होता है वो 0.25 mg पर kg के अकॉर्डिंग होता है। अब आप लोगों को इसका डोज पता चल गया है, तो अब लास्ट में एक बार फिर से हम दिलजिम के मेडिकल यूजेस जान लेते हैं। तो दिलजिम के जो मेडिकल यूजेस हैं वो ये हैं कि ये स्टेबल अनस्टेबल दोनों टाइप के एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज़ को ट्रीट करता है, ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, ये डिस्मेनोरिया डिजीज़ को भी ट्रीट करता है। इसी तरीके से ये आर्टियल फिब्रिलेशन को भी कंट्रोल करता है और उसे ट्रीट करता है। इसका यूज़ सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। आई होप सो कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन की वजह से ही मुझे मोटिवेशन फील होता है और मन करता है कि मैं जल्द ही नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँ अलग अलग टॉपिक्स पे। अगर आपका कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।